हेलो। चलिए स्टडी क्लिक में आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से। और इस बार हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रेजेंट हैं। टॉपिक का नाम होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एनसीईआरटी में जब हम लोग क्लास 12th की एनसीईआरटी को कवर कर रहे होते हैं तो हमने वहाँ पे देखा था, एक चैप्टर आया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जहाँ से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस वाले सवाल लगातार कई बार आए हुए हैं। तो उसी टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ यहाँ पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जब इसकी बात हो ही रही है तो चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि फ्लावर क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एक चैप्टर जो नीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन एनसीईआरटी के एनटीए ने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया और कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। एक काम करो आप लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से लेके उसके आगे वाले चैप्टर पढ़ लो, या कुछ चैप्टर उन्होंने बीच में रिड्यूस किया। तो रिड्यूस सिलेबस में भी वो चैप्टर मायने रखता था इस यूनिट के लिए। रिप्रोडक्टिव वाली यूनिट जो आपकी यूनिट 6 बनती थी, यहाँ पर वो चैप्टर इंपॉर्टेंट था, उन्होंने हटा दिया है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी समझने का प्रयास करेंगे, जरूरत तो पड़ेगी। टर्मिनोलॉजी जो थी वहाँ पे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, टर्मिनोलॉजी की जरूरत यहाँ पे थी उसकी। कोई बात नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहां से उस पार्ट को कि फ्लावर क्या है। अगर हम फ्लावर की बात करें, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताएं कि फ्लावर बनना एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यानी प्लांट में जो कैटेगरी बताई गई थी आपको, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसमें ये वाला जो पार्ट आया था एंजियोस्पर्म में फ्लावर बनते हैं। तो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावर। तो फ्लावर को अगर डिफाइन ही कर रहे हैं तो एंजियोस्पर्म में बनता है। साथ ही साथ में हम इसके लिए ये भी कहते हैं कि ये एक मॉडिफाइड सूट है। ये किसी भी एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाला जो सूट होता है, मॉडिफाइड सूट का पार्ट है। इसके अलावा फ्लावर बनता क्यों है? फ्लावर का बनना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या यूनिट है। अगर फ्लावर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है चांसेस ये हैं कि उसमें, उस प्लांट में रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर वो एंजियोस्पर्म है तो। अदरवाइज वो एक सेक्सुअल मोड को फॉलो करेगा। तो यहां पे रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। डन। एक लास्ट पॉइंट के साथ अगर हम यहां पे डिस्कस कर लें इसको भी, फ्लोरिकल्चर क्या है? फ्लावर बनता है, फ्लावर की खेती की जाती है, फूलों की खेती होती है, फूलों के बागान होते हैं। तो फ्लोरिकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ऐसे सारे प्लांट जिनमें फ्लावर लगते हैं उनका कल्टीवेशन करना फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। रिप्रोडक्शन की बात हुई थी जिसमें दो मोड आपको बताए गए थे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको यहां पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जिसमें सेक्स ऑर्गन जनरली क्या होते हैं? अब्सेंट माने जाते हैं। और दूसरे में सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे और ये प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ मेल एंड फीमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं जो रिजल्ट होता है वो किस फॉर्म में बनता है? क्लोन के फॉर्म में बनता है। जबकि इस केस में क्या होगा? वेरिएशन आएगा। यहां पे आप डिफरेंट मोड देखेंगे, मेथड देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें आपका स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, ऐसे बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे वहां पे। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है एक बार। हम लोग आज फोकस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी फ्लावरिंग प्लांट में। ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर बनता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्लावर में ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी सबसे पहले? किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिस्कवरी दो साइंटिस्ट को क्रेडिट जाएगा। जैकब को, जिनका पूरा नाम रुडोल्फ जैकब है, और दूसरे हैं कैमेरारियस, जिन्होंने 1694 में इस घटना का जिक्र, इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले ये होता नहीं था, लेकिन इन्होंने डिस्कवर कब किया इसको? 1694 में इन्होंने डिस्कवर किया, बताया कि फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, जिसमें कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन करते हैं इसको। सेवरल हार्मोनल
एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। इस पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कई सारे स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं, कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एंड इनिशिएटेड विच, जिसकी शुरुआत कहां हुई थी, एंड इनिशिएटेड विथ विच लीड टू डिफरेंशिएशन and further development of अब ये पार्ट जो उन्होंने यहां से हटा दिया, उसी में ये आया था कि प्राइमोर्डियम क्या होता है। प्राइमोर्डियम के बारे में भी उसी वाले टॉपिक में बात की गई थी। किसी भी फ्लावर में जनरली जो पार्ट होते हैं, किसी भी एक फ्लावर का एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, उस फ्लावर के अगर हम पार्ट की बात करें, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, रफली एक डायग्राम हम लोग फ्लावर का बनाने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। कह रहे हैं कि ये एक फ्लावर है जो कि इसको हम लोग हिबिस्कस मान लेते हैं अभी के लिए, कि ये हिबिस्कस का फ्लावर है, जिसका पूरा नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होना चाहिए, और ये है भी। इस फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें से आपको अभी जो दिख रहा होगा, इसमें से ये एक पार्ट का नाम है कैलिक्स, जिसको हम लोग सेपल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है ये ब्राइटली कलर्ड पार्ट, जिसको हम लोग पेटल के नाम से बोल जानते हैं, और इस पेटल को हम लोग कोरोला भी कहते हैं, कोरोला नॉट करेला। तो फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट दो हैं, जैसा कि पहले बताया गया था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर प्रेजेंट, दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और वो फ्लावर जिसमें सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन पाया जाए, उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल के सेंस में बोला जाता है। यूनि एंड बाई का कॉन्सेप्ट आपको जो ये रोमन लैंग्वेज है, रोमन नंबर है, वहां पे आपको बताया गया था। तो इस वाले पार्ट में हमको एक चीज और ड्रॉ करनी है, यहां पे एक अलग कलर से डिनोट करते हुए, जिसके एंड पे हमको यहां पे कुछ चीजें दिखाई देंगी, ठीक। और यहीं पे साइड बाय साइड में हमको एक स्ट्रक्चर लगा हुआ मिलेगा, जिसका नाम एंथर होने वाला है। इनका भी नामकरण कर लेते हैं। ये आपके स्टिग्मा है और ये वाला आपका एंथर है। तो पूरे फ्लावर के रिप्रोडक्टिव वाले यूनिट में जो ये पार्ट आया हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस पूरे फ्लावर में जो आपका मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उनके बारे में बात होगी। एंड्रोसियम क्या है? एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कवर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल ऑफ स्टामेन। स्टामेन का पूरा घेरा क्या कहलाएगा? स्टामेन का ये पूरा का पूरा सर्कल, ढेर सारे स्टामेन बन जाएंगे, या एक स्टामेन बने या मल्टीपल बने, ये अलग पार्ट है वापस से, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे यहीं पे गाइनीशियम के बारे में भी। गाइनीशियम क्या था? अगर वापस 11th में हम लोग मार्फोलॉजी पढ़ कर आए हैं, तो यहां पे हमको हमारे लिए समझना आसान होगा। इसको बोलते हैं वर्ल ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल का जो घेरा होगा या ढेर सारे पिस्टिल का ग्रुप पाया जाएगा, उसको गाइनीशियम बोला जाएगा। और ये हमारे लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन की तरह काम करेगा, ठीक है। स्टेमेन, जिसमें से हमें एक डिटेल में बात करनी है, ये जो टर्म आया था यहाँ पे स्टेमेन के बारे में। चलिए स्टेमेन के बारे में बना के बात कर लेते हैं। स्टेमेन है क्या?
ये स्टामेन या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन, ये हेडिंग के साथ हम लोग कंसीडर करेंगे इसको, माइक्रोस्पोरेंजियम, या इसी में हम लोग पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। चलो शुरू कर लेते हैं डायग्राम बना के। ये वाला पार्ट कहलाएगा फिलामेंट, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फिलामेंट, और ये वाला पार्ट कहलाता है एंथर का। एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन लगते हैं, और पॉलन ग्रेन को हम लोग मेल गैमेट के नाम से जानते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग यहां से कंबाइंड तौर पे स्टामेन के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसके कई सारे वर्ल बनेंगे तो उसको जो है एंड्रीशियम कहा जाएगा। फिलहाल के लिए ये इतना। अगर हम स्टामेन को डिटेल में बात करेंगे तो स्टामेन के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। स्टामेन में दो पार्ट होते हैं, पहला है फिलामेंट। किसी भी स्टामेन में पाया जाने वाला फिलामेंट का फंक्शन क्या है, या एंथर का स्ट्रक्चर क्या है, एंथर का फंक्शन क्या है। फिलामेंट जो है एक लॉन्ग सिलेंडर पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग सिलेंडर स्टाक है, सपोर्टिव फंक्शन है इसका। एंथर के बारे में ये कहते हैं कि एंथर कैसा होता है, एंथर टर्मिनल एंड पे पाया जाता है, टर्मिनल एंड पे है, साथ में बाई लोब्ड है, दो लोब बनते हैं इसमें। अच्छा, टर्मिनल एंड क्या है, प्रॉक्सिमल एंड क्या है। इस वाले पार्ट में देखिएगा, अगर स्टामेन का ये बेस है जो कि फ्लावर के बेस से लगा होगा, थैलेमस से लगा होगा, या ओवरी के पास से अटैच हो सकता है, तो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास वाला हिस्सा। प्रॉक्सिमल से क्या बोलेंगे बेटा, प्रॉक्सिमल से बोलेंगे पास। ये प्रॉक्सिमल है क्योंकि पास है, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास, टी से टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, दूर, ठीक है। तो कह रहा है कि जो टर्मिनल वाला हिस्सा है स्टेमेन का, वो खत्म होता है किसके साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ जिसका नाम क्या है, एंथर। और जो प्रॉक्सिमल वाला हिस्सा है, जो पास वाला हिस्सा है, उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। तो टर्मिनल एंड और प्रॉक्सिमल एंड समझ में आया। टर्मिनल और प्रॉक्सिमल से शुरू कर रहे हैं इस पार्ट को। प्रॉक्सिमल एंड पे क्या लगेगा, अगर टर्मिनल एंड पे एंथर लगा हुआ है तो प्रॉक्सिमल एंड कहां अटैच होना चाहिए। चलिए ऐड कर लीजिए इस पार्ट को भी यहीं पे। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट कहां अटैच था, अटैच्ड टू थैलेमस। फ्लावर का वो बेस जिसके ऊपर ओवरी रखी गई थी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है थैलेमस, या फिर पेटल ऑफ फ्लावर, या फिर ये कहां रहेगा आपका, पेटल्स ऑफ फ्लावर। या तो फ्लावर का जो पेटल होता है, कोरोला वाला पार्ट है, ये उससे अटैच रहेगा। एंथर की बात फिर से होगी। एंथर क्या था, एंथर के बारे में आपको सबसे पहले बताया था कि लास्ट में क्या होता है, ये बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। तो पॉइंट वाइज लेके चलेंगे आपको, ठीक है, बिना ग्रामर का यूज करते हुए। बाई लोब है मतलब दो लोब है, एक लोब ये, दूसरा लोब ये, दोनों क्या करेंगे, चिपक के एक कंप्लीट एंथर का फॉर्मेशन करेंगे। एक लोब की बात, खास बात यह है कि इसमें दो थीका है, मतलब दो चैम्बर हैं। एक लोब के अंदर दो चैम्बर में है, और उसी को हम लोग बाद में टेट्राड कंडीशन बनाकर उसके अंदर पॉलन ग्रेन बनाएंगे। वन लोब इज इक्वल टू, क्योंकि बाई लोब्ड है तो वन लोब में क्या होगा, वन लोब इज इक्वल टू टू थीका। जिनको थीका नहीं पता है उनके लिए हम लोग यहां पे लिखेंगे चैम्बर, कमरा। एक लोब में दो कमरे हैं। इसके अलावा और क्या खास बात है, डाईथीकस बोलेंगे। अगर दो थीका बना हुआ है तो यहां पे एक टर्म बन जाता है डाईथीकस। पूछेंगे कि बताइए एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है, डाईथीकस है, बाई लोब्ड है, तो बाई लोब भी है और डाईथीकस भी है। तो इस तरह के सवाल आए हैं।
और कहते हैं कि जो इसका 4 साइड बनता है, क्योंकि डाइथीकस है, 2 थीका बने हैं तो 4 साइड बनेगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? टेट्रागोनल। कैसे भैया टेट्रागोनल कैसे बन गया? यहाँ पे एंथर के साथ उन्होंने शुरुआत करी। एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर क्या बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे, जिसके अंदर क्या लगेंगे? पॉलन ग्रेन लगने वाले हैं। चलो बना के इनको समझ लेते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में ये जो पूरा पार्ट है क्या हमको दिखाई देगा। शुरुआत एक एंथर से की जाएगी। फिर से पहला प्रयास एंथर के साथ। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे? जूम आउट करेंगे। ठीक है, चलिए जूम आउट करके देखते हैं इसको क्या बनता है इसमें। इसके अंदर ये मल्टीपल लेयर का होता है। ठीक है, एक लेयर ये बनेगी, दूसरी लेयर यहां पे है, एक और लेयर बना लेते हैं इसी पे। लेयर को समझना आसान होगा हमारे लिए। फिर से चार लेयर बनाए। चलिए पहली लेयर का नाम लिखते हैं एपिडर्मिस, दूसरी वाली का एंडोथीसियम, और तीसरी वाली का लिखेंगे मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाली को बोलेंगे यहां पे टैपिटम। ठीक है, अब यहीं पे ये जो 4 चैम्बर दिख रहे हैं आपको, जिनको हम लोगों ने पॉलन सैक के नाम से जाना था, ये चारों चैम्बर क्या कहलाएंगे? एक चैम्बर ये आपका, दूसरा चैम्बर ये, तीसरा चैम्बर आपका ये, चौथा चैम्बर ये। ये जो 4 चैम्बर बने हैं इनको हम लोग बोलते हैं पॉलन सैक। चौथा चैम्बर जो ये बना हुआ है इसका नाम है पॉलन सैक। पॉलन सैक के अंदर क्या बनेंगे बच्चा? पॉलन सैक के अंदर बनते हैं पॉलन ग्रेन, ऐसे येलो कलर में छोटे 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 क्या होंगे? पॉलन ग्रेन। कांटे लगे होते हैं, कोई छू ना लेना इनको। ठीक है, और पॉलन खाया भी जाता है, पॉलन से एलर्जी भी होती है, इसके बारे में हमें क्या करना है? बात करनी है। 2 लेयर का होता है पॉलन ग्रेन, इंटाइन की लेयर पाई जाती है, एक्साइन की पाई जाती है, इनके बारे में भी बात होना है। इंपॉर्टेंट कौन सा है? इनके अंदर 2 सेल भी पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर। ठीक है, तो जो येलो वाला पार्ट अभी अभी हमने ड्रॉ किया है छोटा छोटा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पॉलन ग्रेन। तो लेबल डायग्राम के साथ वाला जो सेगमेंट है या पार्ट है, ये हमारे लिए यहां पे कंसीडर किया जाएगा। 3 लेयर हमने बनाई, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर। तो इन तीनों का फंक्शन अलग है, ये तीनों क्या हो गए? कंबाइंड। इन्होंने कहा भैया हमारा फंक्शन क्या करो? अलग कर दो। अलग कर दिया। चलो ये तुम लोग तीनों का फंक्शन है ना भैया, हमने बांट के क्या कर दियो? अलग कर दियो। ये तीनों मिलके प्रोटेक्टिव नेचर की हो गई। लिख लेते हैं इसको भी यहां पे, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, ये तीनों आपस में दोस्ती यारी करके क्या बना ले रहे हैं? एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे हैं। प्रोटेक्टिव लेयर हो गया। अब सीधी सी बात है, अंदर कौन है? पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन इज इक्वल टू क्या? मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन को क्या बोल रहे हैं? मेल गैमीट के नाम से जान रहे हैं ना। अब ये जो मेल गैमीट है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये तो लग गया, लेकिन पॉलन ग्रेन खाएगा क्या? मेल गैमीट को खाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो मेल गैमीट को एक काम करो, ये जो टेप्टम बच गया ना, इसका अचार डाल लो, है ना,
क्योंकि अब ये 3 तो बच गया, हमने 3 का नाम ले लगा दिया कि एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर क्या कर गए, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन करेंगे। तो एंडोटेपिटम का क्या करेंगे, अचार डालेंगे, और अचार का फंक्शन क्या आता है, लास्ट में खाने में आएगा, है ना। तो अचार को हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में खाएंगे। यानी ये जो खाने वाला पार्ट है टेपिटम है, टेपिटम पॉलिन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। टेपिटम का फंक्शन क्या होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। टेपिटम इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और इसके बाद हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले थे इसी टॉपिक को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से। अच्छा, 2 टर्म आएगा, एक आएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दूसरा मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा स्पोर बनना, मेगा का मतलब बड़ा स्पोर बनना। और हमेशा से बॉटनी ने क्या किया है, मेल वाले पार्ट को, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में आया हो, उसको उन्होंने माइक्रो टर्म कहा हुआ है, और जो लार्ज वाला पार्ट आया, जो बड़ा वाला सेगमेंट आया हुआ है, उसको उन्होंने क्या दिया है, मेगा वाले टर्म से यूज किया है। तो मेल के लिए यहां पे इन्होंने फिर से एक नया टर्म यूज किया, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब पॉलिन ग्रेन, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन। लिख लीजिए इसको भी। टॉपिक होगा हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और नीट में आने वाले सवाल यहीं से आते हैं कि बताइए ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पूरी लेयर पूछेगा आपसे, अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ जाते समय स्पोरोजेनस टिश्यू मिलेगा आपको, माइक्रोस्पोर टेट्राड मिलेगा, पॉलिन ग्रेन मिलेगा, मेल गैमेट बनेगा। पूरा का पूरा एनसीईआरटी की एक लैंग्वेज उठा के कॉपी करके वहां पे रखते हैं। चलिए देखते हैं इसको क्या डेवलप होगा, कैसे डेवलप होता है। कहते हैं कि जब एंथर डेवलप होता है, एंथर का मतलब एंथर जब बड़ा हो रहा था, एंथर डेवलप्स, क्या डेवलप कर रहा है, स्पोरोजेनस टिश्यू, एक टिश्यू डेवलप करता है एंथर। स्पोरोजेनस टिश्यू का फंक्शन क्या है, ये कई बार मियोटिक डिवीजन करता है। स्पोरोजेनस टिश्यू क्या करेगा, ये करेगा मियोटिक डिवीजन। जिनको मियोटिक ना पता हो उनको हम बता दें, मियोटिक कहिए चाहे मियोसिस कहिए भैया, ठीक है, ये होना है और ये होके रहेगा। मियोटिक इज इक्वल टू क्या, मियोटिक के लिए इसको हम लोग मियोसिस के नाम से भी जानते हैं, और जो कि 2 राउंड में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। इसके बारे में हम लोग सेल साइकिल वाले पार्ट में डिटेल में पढ़ लेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड करके ये 2 घटनाएं यहां पे चलती हैं, जिसको हम लोग मियोटिक डिवीजन के नाम से जानेंगे। एंथर ने डेवलप किया स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू कहां चला गया, मियोटिक डिवीजन में, यानी 1 टाइम रिप्लिकेशन 2 टाइम डिवीजन। और 2 टाइम डिवीजन के बाद क्या बन गया, ये बन गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया। वो जो 4 स्ट्रक्चर बनाए थे गोले गोले, ये वाले, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिसमें माइक्रोस्पोर के 4 टेट्राड, टेट्रा मतलब 4, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गए, फॉर्म होकर बन गए। माइक्रोस्पोर टेट्राड बना हुआ है, तो अब इसी को हम लोग लेकर क्या चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरा पार्ट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज पीएमसी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। पहले इसको माइक्रोस्कोर बनाओ, बाद में इसको पीएमसी बनाते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी, दैट इज पॉलन ग्रेन या पॉलन मदर सेल। तो पीएमसी क्या बोलेंगे भैया, पीएमसी को बोलेंगे पॉलन मदर सेल। तो वो मदर सेल अम्मा जो पॉलिन ग्रेन को बनाएंगी, यानी पॉलिन ग्रेन की अम्मा का क्या नाम है, पॉलिन ग्रेन मदर सेल नाम है, पीएमसी के नाम से जाना जाता है। पीएमसी को मियोसिस करवा दीजिएगा, और ये जो बनेगा कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब पीएमसी कहां जाएगी, मियोसिस के पास जाएगी, तब ये जो बनाएगा वो क्या बनेगा, ये कहलाएगा पूरा पूरा प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जिसमें क्या होने वाले हैं, माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं, और उसके अंदर पॉलिन ग्रेन होगा। माइक्रोस्पोर ही तो पॉलिन ग्रेन है, फिर से कहा है पॉलिन ग्रेन बनाओगे।
कह रहे हैं 4 सेल इन क्लस्टर, जो 4 सेल बने थे क्लस्टर्स में, एक लास्ट पॉइंट यहां पे और ऐड करते हैं, 4 सेल इन क्लस्टर, झुंड में, क्लस्टर का मतलब गुच्छे में, जैसे अंगूर गुच्छा होता है, इसको बोलते हैं टेट्राड। टेट्राड किसका? माइक्रोस्पोर का। तो 4 सेल क्लस्टर में बनेंगे, पीएमसी जब डिवाइड करेगा माइक्रोस्पोर जेनेसिस वाले मैकेनिज्म में, तो 4 सेल क्लस्टर में बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर बोला जाता है। एंथर जब मैच्योर होता है, अब लास्ट पॉइंट पे आएंगे कि ये जो एंथर था हमारा यहाँ पे, इस एंथर वाले पार्ट से ये कब फटेगा, पॉलन ग्रेन कब बाहर आएंगे? फटने वाला मैकेनिज्म तो यहीं से होने वाला है, ठीक है, रप्चर यहीं से होगी ये टिश्यू और यहां से पॉलन ग्रेन बाहर आएंगे, लेकिन हम यहां पे देख रहे हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को इसके अंदर समझने का प्रयास करिए। एक लोब के अंदर दूसरा, ये एक लोब और ये दूसरा लोब, ठीक है, एक लोब 2 थीका है, यानी इसमें भी एक चैम्बर डिवाइड होगा ए में और ये बी में, और ये भी वाला क्या होगा, ये भी ए और बी में डिवाइडेड है। तो कह रहा है जब ये मेच्योर और डिहाइड्रेट होगा तब फटेगा। तो चलो मेच्योर और डिहाइड्रेट करवा लीजिए इसको। कह रहे हैं कि जब एंथर मेच्योर होता है, एंथर मेच्योर प्लस डिहाइड्रेट, हल्का सा पानी की कमी, पानी मत दीजिए, क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। माइक्रोस्पोर डिसोसिएट एंड डेवलप इनटू, माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे, डिसोसिएट एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। और ये किसमें डेवलप होंगे बालक? और ये तुरंत डेवलप हो जाएंगे किसमें? पॉलन ग्रेन में, ठीक है। पॉलन ग्रेन तक बात आ ही गई है, तो पॉलन ग्रेन का फंक्शन भी जान लीजिएगा कि पॉलन ग्रेन का फंक्शन क्या है। और हम लोग इस लेक्चर में जो खत्म करने वाले हैं वो पॉलन ग्रेन तक का, ठीक है, कि पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन कैसे फंक्शन करता है, पॉलन ग्रेन का वर्क क्या है, मैकेनिज्म क्या है, हम लोग यहां पर समझ के इसको छोड़ेंगे, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या है, डिटेल में इसके बारे में बात कर ले रहे हैं फिर से यहां पे एक बार। मेल गैमेटोफाइट है, पॉलन ग्रेन इज इक्वल टू मेल गैमेटोफाइट। डायमीटर वगैरह हमको जरूरत नहीं समझ में आती है कि लर्न करना है कि नहीं करना, कि पूछेगा तो है नहीं नीट वाला कि भैया बताइए पॉलन ग्रेन कितने डायमीटर का था, कौन से प्लांट का पॉलन ग्रेन सबसे छोटा होता है, कौन से प्लांट का पॉलन ग्रेन सबसे बड़ा पाया जाता है, ऑस्ट्रिच के कितना पॉलन ग्रेन बड़ा पाया जाता है ना। ऐसे सवाल आते नहीं हैं, फिर भी लिख लीजिएगा कि शेप कैसा है इनका, स्फेरिकल है। शेप के सेंस में स्फेरिकल शेप मिल जाएगा आपको, इसका 25 से 30 माइक्रोमीटर का डायमीटर मिल जाएगा। ये लीजिए 25 से 30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अगर ये वाली बात हम ना लिखे तो कुछ बच्चों को ये लगेगा कि भैया इनको तो आता जाता है नहीं, बताते तो है नहीं कि 25 से 30 माइक्रोमीटर डायमीटर का इसका जो है रेडियस वगैरह कुछ है, ठीक है। इसके बाद पॉलन ग्रेन में क्या मिलेगा आपको? लेयर मिलेगी, जो इंपॉर्टेंट है कि पॉलन ग्रेन में क्या होती है बेटा? लेयर, 2 लेयर पाई जाती है। एक का नाम है एक्साइन और दूसरे का नाम है कंटाइन, नहीं दूसरे का नाम है एंटाइन। 2 लेयर है यहाँ पे पॉलन ग्रेन की, एक का नाम है एंटाइन, दूसरे का नाम है एक्साइन। एक्साइन क्या है? कह रहे हैं कि एक्साइन जो होती है ये आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी पॉलन ग्रेन की उसका नाम होगा एक्साइन। मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, बना किसका है ये? मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। तो ये वाला पार्ट हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट। दूसरा पार्ट इंटाइन का है। इंटाइन वाला जो पार्ट है, इंटाइन किसका बना है? इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर थी ये, बनाएंगे अभी इसको इनर मोस्ट लेयर। और साथ ही साथ में कह रहे हैं कि ये बनी हुई है सेलुलोज की और प्लस पेक्टिन की, 2 में से आपको किसी एक का मिल सकता है, चाहे सेलुलोज का बना हुआ मिल जाए चाहे आपको पेक्टिन का मिल जाए। एक्साइन वाली लेयर के बारे में जरूर याद रखेंगे कि ये आउटर मोस्ट है और बनी हुई किसकी है? स्पोरोपोलिनिन। तो सवाल आ गया ना, स्पोरोपोलिनिन क्या है? पॉलन ग्रेन डिस्ट्रॉय नहीं होता, स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर है जो
हाई टेम्परेचर, हाई पीएच, एसिड बेस वाली कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में सर्वाइव करता है। इसके ऊपर कोई घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी पॉलिन ग्रेन को आप कहीं भी फेंक दीजिए, हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में, ये स्पोरोपोलिन जो है ये पॉलिन ग्रेन के स्ट्रक्चर को क्या कर लेगा, बचा लेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्टिव इन नेचर, तो ये उसको बचा के रखेगा। तो स्पोरोपोलिन के बारे में बात हुई है, तो लिख लीजिए डिटेल में इसके बारे में, क्योंकि यहां से नीट में सवाल एक बार आया हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग मेंशन जरूर करेंगे, स्पोरोपोलिन क्या है। स्पोरोपोलिन क्या था, कुछ छोटे शब्दों में स्पोरोपोलिन के बारे में, ये एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। करेगा क्या ये, पॉलिन ग्रेन को बचाएगा कैसे, हाई टेम्परेचर प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड में, टेम्परेचर चाहे ज्यादा हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दीजिए इसके ऊपर, आपको किंग ऑफ एसिड मिल जाए वो भी आप ऐड कर सकते हैं। नो वन एंजाइम कैन डिग्रेड इट, साथ ही साथ में कोई एंजाइम, नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड करने की क्षमता नहीं रखता, है ही नहीं पॉसिबिलिटी। ये क्या करेगा, उसको बचा ले जाएगा। और इसके साथ ही, अच्छा स्ट्रक्चर बचा है, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा यहां पे, एक ये वाला पार्ट और दूसरा वाला जो पार्ट है वो स्पोरोपोलिन का है, आउटर मोस्ट लेयर के नाम से हम लोग जानते भी हैं इसको। ये आपकी एक्साइन और ये वाली लेयर एंटाइन की। इसके साथ ही ये जो पॉलिन ग्रेन है, इसके साइटोप्लाज्म में, ये जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, यहां पे हमको दो तरह की सेल देखने को मिलती हैं। एक सेल का नाम है, थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है, जनरेटिव सेल, और एक का नाम क्या है, वेजिटेटिव सेल। कलर चेंज, ठीक है। तो एक का नाम जनरेटिव सेल और दूसरे का नाम वेजिटेटिव सेल। और ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्या करेंगे, आगे चल के जब फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट होगा तो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले सवाल यही पूछेगा कि एक सेल से कौन सा वाला सेल फ्यूज करता है, जनरेटिव या वेजिटेटिव, और उसके बाद पॉलिन न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई जो बना हुआ था उसमें, उससे जाके कौन सा वाला सेल फ्यूज करने वाला है। ठीक है, तो जब ये मेच्योर होगा तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको दो तरह की सेल देखने को मिलेंगी, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल। पॉलिन ग्रेन के स्ट्रक्चर में ये लास्ट पॉइंट होगा कि जनरेटिव सेल क्या है और वेजिटेटिव सेल क्या है। जनरेटिव सेल की बात करिएगा, स्मॉल इन साइज, इनका साइज थोड़ा सा छोटा होता है, साथ ही साथ में ये फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। तो वेजिटेटिव सेल कहां पे है, वेजिटेटिव सेल वाले पार्ट में साइज में थोड़ा सा ये बड़ा होता है, लार्ज इन साइज, ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा। एबंडेंट फूड रिजर्व पाया जाता है इसमें, एबंडेंट का मतलब ज्यादा, फूड रिजर्व का मतलब खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए इसके पास जो है कल्चर मीडिया के फॉर्म में ग्लूकोज वगैरह कुछ ज्यादा ही पाए जाएंगे। और लास्ट पॉइंट में लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस, इसके पास एक बड़ा सा इरेगुलर न्यूक्लियस होगा, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस। ये टोटल स्ट्रक्चर हमने बात किया पॉलिन ग्रेन के बारे में। और कहते हैं कि पॉलिन ग्रेन क्या करता है, पॉलिन ग्रेन के बहुत सारे फंक्शंस भी हैं। फर्टिलाइजेशन के अलावा पॉलिन ग्रेन एलर्जी भी कॉज कर सकता है, और पॉलिन ग्रेन को कुछ लोग पॉलिन टैबलेट के फॉर्म में खाते भी हैं। पॉलिन टैबलेट क्या करेगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जो एलर्जी वाले सेंस में इसकी बात होगी पॉलिन ग्रेन के बारे में, कि पॉलिन ग्रेन एलर्जी कॉज करता है कैसे। पार्थेनियम एक घास है, इसका नाम है कैरेट ग्रास, एग्जाम्पल मेंशन कर ले रहे हैं यहाँ पे, लास्ट पॉइंट आपके लिए। पार्थेनियम के बारे में लगभग सभी ने सुना होगा, इसको हम लोग कैरेट ग्रास के नाम से भी जानते हैं, या कांग्रेस घास के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं।
क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे ये क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, और हमारे गांव में इसको गन्नौरी घास कहा जाता है। क्यों? गंधाती बहुत तेज है, हाथ वाथ लगा लीजिए क्या करता है, पूरा तीखा तीखा सा हाथ में स्मेल आने लगता है। कहते हैं कि जब हमारे यहाँ वीट की कमी हुई थी, तो जब अमेरिका से वीट एक्सपोर्ट किया गया था, सॉरी इंपोर्ट किया गया था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, उसी वीट के साथ ये पार्थेनियम चला आया था, जानबूझ के भेजा या अनजाने में आया, ये चर्चा का विषय हमेशा चलेगा, बहस इस पे नहीं करना है। तो पार्थेनियम आने के बाद क्या हुआ, जब ये ग्रो करता है बिना किसी मीडियम के, आप कहीं भी रख दीजिए, ये आसानी से ग्रो कर जाता है। इसका जो पॉलिन ग्रेन है वो एलर्जी कॉज करता है। एलर्जी में बहुत सारी, जैसे सीवियर एलर्जी, ब्रोंकियल फ्रिक्शंस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है ये पार्थेनियम पॉलिन ग्रेन आपका कॉज कर सकता है। तो पार्थेनियम एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसका। इसके बाद इसके डिजीज के बारे में, उसके खाने पीने के बारे में, पॉलिन ग्रेन कब तक सर्वाइव कर सकता है, इसको लेकर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में यहाँ के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बने रहिए हमारे साथ स्टडी क्लिक में, और एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आने वाले हैं आपके साथ, डबल फर्टिलाइजेशन का, तो जुड़े रहिएगा। थैंक यू।